वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में हमारा फर्स्ट इसमें टॉपिक कवर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक, अच्छा, हमने बहुत पहले पढ़ा होगा जीव, है ना। तो जीव क्या होता है, तो हमने दो चीज़ पढ़ी थी, एक एबायोटिक निर्जीव, है ना, और एक बायोटिक मतलब सजीव, है ना। तो देखो उसमें ए लिखा हुआ है तो वो निर्जीव हो गया, और बायो लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें सजीव क्या है, बायोटिक। तो यहीं से हमारा बायो शब्द निकल के आ रहा है, ठीक है। तो बायो का मतलब क्या होता है, जीवन, है ना। और लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन, ठीक है। तो कुल मिलाकर बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, जीवन का अध्ययन या फिर किसी जीव का अध्ययन। क्लियर। बात करते हैं जीव की, ठीक है। तो देखो प्रारंभ में क्या था भाई, सबको जीवन जीने से मतलब था कि हम जिंदा है, उतना ही बहुत था, ठीक है। मतलब हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम जीवन जीते थे, हमने ये सोचा ही नहीं कि हमको इस पे अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो तीन चीज़ वही, रोटी कपड़ा मकान पे अपन ने बल दिया। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, फर्स्ट जो व्यक्ति थे वो थे अरस्तु, ठीक है। इनको इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है, देख लीजिए, एरिस्टोटले टाइप का है स्पेलिंग है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इसमें अध्ययन किया, ठीक है। तो अरस्तु को ही बायोलॉजी का पितामह और प्लस में जूलॉजी, ठीक है, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का पिता किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था, पहला वर्गीकरण किया था प्लांट्स और एनिमल में, ठीक है। मतलब जो दिख रहा है भाई कि प्लांट्स मतलब ये पेड़ हैं और ये जंतु है, ठीक है। प्लांट्स को तीन भागों में डिवाइड किया था। बहुत इजी, हम थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा कौन होता है, पेड़ होता है, ठीक है। उससे छोटा क्या होता है, झाड़ी होती है ना, शाख, और उसके बाद झाड़ी घास वगैरह होती है। क्लियर। तो हम बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये क्लासिफिकेशन अरस्तु ने ही किया था, ठीक है। एनिमल में थोड़ा सा डीप उन्होंने किया था, क्या, विथ आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं जिनको बोलते हैं, रेड प्लस ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक, ये उन्होंने एनिमल का कर दिया। क्लियर। अच्छा, ये तो दोनों उन्होंने जो क्लासिफिकेशन वगैरह किया था, जो इसका डिटेल्ड जो उन्होंने बताया था, वो उन्होंने अपनी बुक में बताया था। और बुक का नाम याद रखना क्या है, सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। इसी में उन्होंने टोटल बताया था। तो ये हमारे पहले व्यक्ति हो गए थे, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति कौन, हमारे लीनियस, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है। वर्गीकरण भी कैसा था, दो भागों में था। इसमें इन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, मतलब पादप जगत और जंतु जगत में इसको विभाजित कर दिया, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा उसको डिटेल्ड और बताया था और थोड़े करे थे, ठीक है। तो इसलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता बोलते हैं, ठीक है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लियर, ये हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने इतना सब किया, इसके बाद इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ सीमाएं थी जो इन्होंने नहीं बताई, ठीक है। यहीं से तो शुरुआत होती है, क्योंकि सीमा रहती है वहीं आगे जो खोज होती है उसका बेस तैयार करती है, ठीक है। तो क्या क्या सीमा थी, तो पहली सीमा थी कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में डिफरेंस नहीं बता पाए, ठीक है। अच्छा, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक क्या होती है, सिंपल भाषा में ये क्या होती हैं, प्रोकार्योटिक प्रिमिटिव सेल है, मतलब प्राचीनतम सेल थी, और उससे हम आधुनिकता की ओर, यूकार्योटिक की ओर बढ़े, ठीक है। उसको और डिटेल हम बाद में समझेंगे, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनी मतलब एक, और मल्टी मतलब बहु, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है कि वो क्या एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, ये नहीं बताया तुमने, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, सभी ने सुना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इससे पादप जो होते हैं अपने स्वयं का भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया किस में होती है, किस में नहीं होती है, ये तुमने नहीं बताया, ठीक है। इस वर्गीकरण में आपने नहीं बताया कि मॉर्फोलॉजी कैसी है, मॉर्फोलॉजी मतलब उसका आकार कैसा है, ठीक है, उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, एक छोटी छोटी चीज़ों की लिमिटेशंस कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो गोल है, लंबा है, उसके अंदर क्या क्या है, ये आपने नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद उसका न्यूट्रिशन कैसा है, वो पोषण कैसे प्राप्त करता है, क्या खाता है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, ये नहीं बताया आपने, ठीक है। उसके बाद उसका निवास स्थान, उसका हैबिटेट क्या है, वो जल में रहता है, थल में रहता है, नभ में रहता है, या ज़मीन के अंदर रहता है, या किसी की बॉडी के अंदर रहता है। तो ये सब बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु रहते हैं, तो आपने ये नहीं बताया, ठीक है। फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन की बात भी करी कि भाई आपने तो प्रजनन बताया ही नहीं कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो स्वयं कर लेते हैं या फिर उनमें लिंग प्रजनन होता है। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें थी, कुछ लिमिटेशंस थी, जिस पे वो सिर्फ दो ही में
प्लांट और एनिमल में कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें तो लगभग क्लियर हो ही गई हैं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने बोला भाई आपने ये नहीं बताया कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो विकास मतलब भाई हम पृथ्वी के विकास की बात करते हैं, वैसे जीव जंतु विकास होता है। ठीक है, कि हम पहले प्लांट्स थे सब बोलते हैं, उसके बाद हमारे विकास की बात करते हैं तो इंसान कैसे आए, इतने बड़े बड़े जीव जंतु कैसे आए, डायनासोर कैसे ख़त्म हो गया, ये सब आता है विकास में। ठीक है, के बाद हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले हमको एक सेल को समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सेल के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, हमने 2 टर्म्स पढ़ी, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक्स। ठीक है, तो ये सेल की टाइप्स होती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसको कैसे याद कर सकते हो? डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। प्रो मतलब प्रोटीन और कार्योटिक से याद कर सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेम यूकैरियोटिक में वो सेलुलोज की बनी होती है, उसको हम यू से याद कर सकते हैं, सेल यू, तो इसका यू और इसका यूकैरियोटिक। क्लियर? देखो अब इसको बिल्कुल शॉर्ट में देखो कि भाई ये अपनी एक सेल होती है। ठीक है, ये सेल होती है। ठीक, और सेल के बीच में बिल्कुल सेंटर में होता है हमारा केंद्रक। ठीक है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हो जाएगी हमारी सेल और ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। इतना क्लियर? में हो जाएगा कोशिका और केंद्रक, है ना। ठीक है, अब इसके अंदर जो रहता है, इसके अंदर भी थोड़ा सा मटेरियल रहता है हमारा जेनेटिक, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसको केंद्रिका भी बोलते हैं। अब सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर कुछ मटेरियल भरा होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और सेम जो होता है न्यूक्लियस के अंदर भी जो मटेरियल भरा रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर बनाते हैं किसको? प्रोटोप्लाज्म। देखिए पूरे सेल से रिलेटेड सेल ऑर्गेनेल जो आपने नहीं सुने होंगे अगर, उनका हम यूज़ करने वाले हैं। 7 से 8 मिनट की बस एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिए, इसके पहले अपलोड करी हुई है, तो आपको टोटल डिटेल में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम उसको ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। क्लियर? तो अगर आपको पता है सेल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोशिका के अंग, तो हम प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले बता चुकी हूँ कि इसकी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, और यूकैरियोटिक की होती है सेलुलोज की। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो प्रिमिटिव सेल है, और जो यूकैरियोटिक है वो मॉडर्न सेल है। कि हम बोलती कोशिका के अंग, कोशिका के अंग में जैसे अपना आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम हो जाएगा, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ध्वजालिका। ठीक है, गोल्गी काय हो जाएगा जिसको गोल्जी बॉडीज़ बोलते हैं। फिर सेंट्रियोल हो जाएगा। ठीक है, जिसको तारकाय बोलते हैं। फिर रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिंग रिप्रोडक्शन दोनों में होता है वैसे, जो इसमें लिंग रिप्रोडक्शन मतलब मेल एंड फीमेल अलग होती है। ठीक है, तो ये सभी जो कोशिकांग होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए अगर ये वर्ड्स आपको सुने हुए नहीं लग रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने राइबोसोम को ही बताया था कि राइबोसोम कैसे दिखता है और उसका काम क्या है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होते हैं 70S के, मतलब 50 + 20। ठीक है, इस टाइप से राइबोसोम रहते हैं 70S के, और यूकैरियोटिक में होते हैं 80S के, मतलब 50 + 30। ठीक है, इसमें 80S के होते हैं। और राइबोसोम जो होता है वो क्या काम करता है, उसको निर्माण कैसे होता है वो बता चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए एकल सूत्री होता है और इसमें दोहरे सूत्री, मतलब इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड इस टाइप से और इसमें डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अब डीएनए में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अमीनो एसिड्स वगैरह लगे होते हैं, तो ये हम डीएनए के चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। अभी डिफरेंस देख लीजिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन बेसिक डिफरेंस कौन सा होता है। ठीक है, उसका श्वसन की बात करें। अच्छा, श्वसन को बहुत अच्छे से उसमें समझाया है मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा से होता है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। क्लियर है? अच्छा, श्वसन के बाद बात आती है हमारी सेल डिवीज़न की। तो सेल डिवीज़न जो होता है तो जो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो होती है उसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, थैलेकॉइड्स जैसे सिक्के टाइप के रहते हैं, तो उससे होता है। ठीक है, जबकि जो यूकैरियोटिक होता है उसमें सेल डिवीज़न कहाँ से होता है हमने पढ़ चुके थे, सेंट्रियोल से होता है। और कैसे होता है ये भी बता चुकी थी मैं, है ना। इसके पोल्स पे होता है और कैसे डिवाइड होता है ये बताया था, है ना। उसके बाद अच्छा जो सेल डिवीज़न होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ये भी था। डिवीज़न 2 टाइप से, अर्धसूत्री और समसूत्री। अर्धसूत्री में क्या होगा, 2n की सेल होती है, हमेशा 2n ही रहती है। तो 2n से जब 4 सेल बनती है हाफ n की, अर्ध मतलब उसका आधा हो जाती है, तो वो अर्धसूत्री होता है। ठीक है, और जब 2n से
जो यूकैरियोटिक होती है उसमें दोनों होता है, ठीक है, अर्ध भी और सम भी। तो 2n से जब 2 बनती है तो उसको समसूत्री बोलते हैं, ठीक है। तो अर्धसूत्री और समसूत्री ये दोनों हो जाएगा। अच्छा, भोजन की बात करें तो जो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। एक ऑटोट्रॉप होते हैं जो खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटो मतलब खुद से करने वाला ऑटो, और हेट्रो मतलब जो दूसरों पे आश्रित होते हैं, मतलब स्वपोषी होता है और एक परपोषी होता है। क्लियर। अच्छा, ये अपन ने क्यों पढ़ा इतना, क्योंकि अपन ने पहला व्यक्ति देखा कौन, अरस्तु, ठीक है। दूसरा हमने देखा कौन, लीनियस, और फिर हमने पढ़ी लीनियस की सीमाएं, ठीक है। और लीनियस की सीमाओं का ताला बंद करने कौन आ गए थे, R.H. विटकर, ठीक है। ये जो थे इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। सन में क्या था उन्होंने, 1969 में, ठीक है। अच्छा, हिंदी में देख लीजिए, विटकर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, विटकर, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जैसा कि आपको बताया, तो कौन से 5 में बांटा इन्होंने, ठीक है। तो इसको बांटा उन्होंने, फर्स्ट मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन कवक, फिर पादप, फिर जंतु, ठीक है। ये नाम सुने हुए हों आपके कुछ और कुछ नहीं सुने होंगे, ठीक है। देखो, जो डिवीज़न है वो मेनली छोटे से बड़े एनिमल के लिए किया गया है, छोटे साइज से बड़े, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन से आधुनिक पे किया गया है, मॉडर्न पे किया गया है, ठीक है। और एक और डिवीज़न हम बोल सकते हैं कि ये पानी से लेकर ज़मीन पे कैसे आए लोग, उस पे डिवीज़न किया गया है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस पे डिवीज़न है। तो ये इससे आपकी इमेज क्लियर कर लो कि भाई ऐसा वगैरह आता है, तो आप माइंड से सेट कर लो कि भाई कौन सा जो है पहले आता है और कौन सा बाद में। क्लियर। अच्छा, और इसमें एक और बेसिक चीज़ समझ लो कि भाई एक सेल होता है, ठीक है। तो एक सेल होता है, उससे सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर टिश्यू ऑर्गन बनता है, फिर टिश्यू ऑर्गन जो होता है ऑर्गन सिस्टम बनाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी एक बॉडी बनाते हैं। क्लियर। अच्छा, कैसे समझ लो, देखो यूनिसेलुलर मल्टी पढ़ा था, तो यूनिसेलुलर में एक सेल होता है, मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल होते हैं। कोशिका होता है सेल का मतलब, ठीक है। अब देखो, एक सेल जो होती है ये एक कोशिकी है, ठीक। अब बहुत सारी कोशिका मिलके एक ऊतक बना लिया, एक टिश्यू बना लिया, ठीक है। और बहुत सारे ऊतक मिलके क्या, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू ऑर्गन जैसे आपने स्पंज का नाम नहीं सुना होगा, वैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते होंगे। स्पंज होता है उसका टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ही होता है उसमें, ठीक है। अच्छा, मानव तो सबने देखा है, तो हमारा जो हमारे टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में से एक ऑर्गन उठा लो, जैसे हमारा स्टमक उठा लो, ठीक है। तो ये हमारा आमाशय हो गया, तो ये हमारा टिश्यू ऑर्गन हो गया, ठीक है। अब एक आमाशय का पूरा सिस्टम मतलब हमारा ऑर्गन सिस्टम जो हमारी मतलब सांस से शुरू हुआ, मतलब हमारा जो पाचन क्रिया में यूज़ होता है उसको देख लो, ठीक है। तो वो पूरा तंत्र जो होता है ऑर्गन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। फिर ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी एक बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, श्वसन के लिए अलग होता है, पाचन के लिए अलग होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए अलग होता है, उत्सर्जन के लिए। क्लियर। तो देखो, ये 5 जो अपन ने पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे सेल, कि सेल किस टाइप की होती है, ठीक है। तो मोनेरा में होती है प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत पुराना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक और चीज़ देखो, प्रोकैरियोटिक मतलब यूनिसेलुलर, ठीक है। मतलब मोनेरा मैक्सिमम आपको यूनिसेलुलर मिलेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा जो हैंगे मल्टी मिलेंगे, कवक भी मल्टी, पादप भी मल्टी और जंतु भी मल्टी, ठीक है। सभी मल्टी सेलुलर होंगे। तो मल्टी सेलुलर है मतलब सभी क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सेल वॉल की, ठीक है। तो मोनेरा में सेल वॉल कहाँ की बनी रहेगी, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का पहले ही पढ़ा था हमने, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ में सेल वॉल होती है और कुछ में नहीं होती है, ठीक है। कवक की बात करें, फंजाई की बात करें तो काइटिन की होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। क्लियर। उसके बाद पादप की बात करें तो सेलुलोज की होती है, और जो जंतु होते हैं, जो हम एनिमल्स वगैरह होते हैं, उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक। हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो प्रोकैरियोटिक में तो प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और चूँकि अभी ये सब यूकैरियोटिक है तो इन सभी में प्रेजेंट होती है, ठीक। उसके बाद बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका शारीरिक संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो जो मोनेरा होती है उसकी क्या होता है, वो सेलुलर होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक है तो सेलुलर होगा। प्रोटिस्टा कैसा होता है, ये भी सेलुलर ही होता है,
पर यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। कवक की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होता है या टिश्यू भी हो सकता है, ठीक है। फिर पादप की बात करें तो ये टिश्यू होता है, टिश्यू ऑर्गन होता है, ठीक है। टिश्यू ऑर्गन देखो सिस्टम नहीं है इसमें, है ना, ऑर्गन ही है, क्योंकि प्लांट में अलग से श्वसन तंत्र वगैरह नहीं होता है, सेल्स के टिश्यू ऑर्गन होते हैं बस, ठीक है। और अपनी बात करें तो इसमें टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है और एक ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, फूड की, है ना, मतलब वो खाना कैसे खाते हैं। तो जो इसके पहले हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप और हिटोट्रॉप, ठीक है। तो जो मोनेरा होता है उसमें दोनों प्रकार के जीव जंतु आते हैं, ऑटोट्रॉप भी और हिटोट्रॉप भी। ऑटोट्रॉप खुद का भोजन, हिटोट्रॉप परपोषी, ठीक है। प्रोटिस्टा में भी दोनों आएंगे, स्वपोषी और परपोषी, ठीक है। कवक की बात करें, देखो कवक जो है फंजाई कभी खुद का भोजन नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसलिए हमेशा यह परपोषी मतलब हिटोट्रॉप्स रहेगा, ठीक है। और पादप हमेशा स्वयं का भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, तो ये स्वपोषी होते हैं, ठीक है। और जंतु क्या है, हम अपना भोजन बना सकते हैं नहीं, तो हम क्या है, हिटोट्रॉप्स मतलब परपोषी, ठीक है। इतना बहुत हो जाएगा। उसके बाद इतना आपको डिफरेंस वगैरह लिखना है या किसी के बारे में लिखना है तो आप आराम से इतने पॉइंट्स लिख लोगे, किसी एक का भी लिखोगे तो चलेगा। लास्ट में क्या उसका एग्जाम्पल लिख दिया, मोनेरा में अपना बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा में अपने जितने भी एक्वेटिक छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे प्रोटोजोन्स वगैरह वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। इससे बीमारियाँ होती है वैसे, ठीक है। फंजाई का लिख देंगे, फंजाई में जितनी भी फंजाई फफूंद वगैरह होती है वो सब इसमें आएगी, ठीक है। पादप में क्या, अपनी एल्गी जो सुना होगा आपने, ठीक है, एल्गी वगैरह का जितना है वो सब पादप के अंतर्गत आता है, और जंतु में तो है ही पूरे एनिमल्स, ठीक है। तो ये उसका आ जाएगा। अब इतना आप रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।